एक आदमी एक लाश के पास बैठा हुआ है करीब 2 घंटों से, लगातार उस लाश को तिहाड़ रहा है, बस उसे देखते ही जा रहा है, उसे घूरते जा रहा है, ना ही उसका कोई रिएक्शन, ना ही वो कुछ बोल रहा है। हाथ में बीड़ी चसी हुई है और बड़े ही मजे से बैठकर वो बीड़ी फूक रहा है। समझ नहीं आ रहा उसे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर वो एकदम गुमसुम सा हुआ पड़ा था। पता ही नहीं वो करना क्या चाहता था, ये मर्डर उसने क्यों किया, इसकी वजह क्या थी, आखिरकार ये मर्डर किया किसका था और ये शख्स कौन था। पता नहीं ये मर्डर उसने जानबूझकर किया या फिर गलती से हो गया। चलिए जानेंगे आज की पूरी स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथ में इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो आप लोगों की जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में पिक में लिख दीजिएगा एक शाउट आउट के लिए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक फोटो आ रही है, इसका नाम है संदीप उर्फ विशाल। इसकी उम्र 28 साल की है और ये नेपाल का रहने वाला है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो आप एक फोटो को देख रहे हैं, इसकी उम्र 26 साल की है, ये भी नेपाल से है। आज से करीब 5 साल पहले जो संदीप है वो नेपाल से भारत आ चुका था और भारत में जयपुर में शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर किसी के घर पर काम करने लगा, मतलब कि ड्राइवर वगैरह की पोस्ट पर ये काम कर रहा था, गाड़ी वगैरह चलाया करता था। तो फिलहाल अभी ये इस तरीके से ऐसे ही काम कर रहा था। घर इसका आना जाना यानी कि नेपाल में बिल्कुल बंद हो चुका था, घर जा ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ साल पहले ये एक शादी में गया नेपाल में। इसके रिलेशन में कोई शादी थी, वहां इसकी नजर एक लड़की के ऊपर टिकी और ये जो लड़की थी इसका नाम था संगीता। तो ये उस टाइम पर संगीता को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था, मन ही मन ये संगीता की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो चुका था। इसे लगा कि मुझे किसी भी तरीके से इस लड़की से बातचीत करनी पड़ेगी। इसने उस टाइम पर बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वहां उस शादी में इसकी बात ही नहीं हो पाई। लेकिन जब वो शादी हो चुकी थी, सभी लोग घर जा रहे थे, तभी इसकी नजर एक बार फिर उस संगीता के ऊपर पड़ी। तब इसने उस टाइम पर संगीता का हाथ पकड़ लिया और इसने वहां संगीता से बात करने की कोशिश की। संगीता ने भी वहां इसे कुछ नहीं रोका टोका, इसके साथ वो भी बड़े ही मजे से बातें करने लगी। और ऐसे ही बातचीत में इन दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया था। अब इन दोनों की लगातार बातें होने लगी, सारा दिन ये बात करते रहते थे और धीरे धीरे ये बातचीत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ संदीप संगीता से बेइंतहा प्यार करने लगा था, उसे तो पहले ही नजर में संगीता से प्यार हो चुका था। लेकिन यहाँ जो संगीता थी ये भी धीरे धीरे अपने पैर संदीप की तरफ बढ़ा रही थी। संदीप तो यहाँ पहले ही मन बना चुका था कि उसे संगीता से ही शादी करनी है, जब वो उसे शादी में मिला था। अब यहाँ पर साल आया 2023 का, 4 मई को इन दोनों की शादी हो जाती है। नेपाल में इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी गई, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी शादी हुई, परिवार वाले भी बहुत खुश थे। अब यहाँ शादी हो जाने के बाद ये फिर नेपाल को छोड़कर इंडिया में जयपुर में आ जाता है काम के सिलसिले में। और ये जो संगीता थी ये वही नेपाल में उसी घर में रह रही थी। बीच बीच में इन दोनों की कॉल्स पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर शादी के बाद अचानक जो संदीप है इसका नेचर धीरे धीरे बदल रहा था। ये संगीता से धीरे धीरे मार पिटाई पर उतर आ रहा था। छोटी छोटी बात पर इसका गुस्सा हो जाना, एकदम से इसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल चुका था। जैसे ही संगीता के मुंह से कुछ निकला और संदीप ने उसे तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। यहाँ संदीप धीरे धीरे संगीता को ये कहा करता था कि मुझे पैसे चाहिए, तुम अपने मायके जाओ और वहां से इतने रुपए लेकर आओ। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसने संगीता को बार बार कहा। और उसके बाद जब संगीता मना करती रही तो उसे लगातार मारना पीटना शुरू कर देता था। और जब उसे वो मारना पीटना शुरू करता था तो वो 1-1, 2-2 घंटे तक बिना रुके ही उस पर हाथ उठाता रहता था। संगीता से बार बार वो यही कहता था कि तुम्हारे परिवार वालों ने तो मुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया, दहेज के तौर पर मुझे सिर्फ हाथ खाली दिखा दिए गए और कुछ भी नहीं। मुझे अब तुम्हारे परिवार से पैसे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए। ये सारी डिमांड अब धीरे धीरे संदीप संगीता से करने लगा था। तरह तरह की डिमांड यहाँ पर
लगातार जब हो रही थी तब संगीता ने संदीप को भाव देना ही बंद कर दिया। बेशक इन दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये एक कमरे में जब रहा करते थे तो एक दूसरे को बिना बुलाए ही रह रहे थे। और साथ ही साथ फिलहाल तो ये नेपाल को छोड़कर जयपुर में आकर रहने लगा था। यहाँ अच्छी खासी जॉब कर रहा था, कमाई इसकी बहुत अच्छी हो रही थी, इसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। तो जब ये वापिस से नेपाल जाता था तब जाते ही पहले तो उसे दहेज की डिमांड करना, पैसों की डिमांड करना। जब यहाँ संगीता मना कर दिया करती थी कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, वो इतना रुपया, इतना पैसा, इतना फर्नीचर वगैरह नहीं दे सकते, तब संदीप उसे लगातार मारना पीटना शुरू कर देता था। साथ ही साथ उसे ये बोलता कि अपने बाप से इतने रुपए मांगो, अपने परिवार को ये कहो वो कहो, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं अब क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है ये सारी चीजें खरीदने के लिए। उसे लगातार यहाँ ताने सुनने को मिल रहे थे। इनके बीच में हर रोज लड़ाइयां झगड़े होना, लेकिन यहाँ पर जो संगीता थी वो फिर भी इस शादीशुदा रिलेशनशिप को टिका कर रखे हुए थी। यहाँ ये जो संदीप था ये एक बार फिर जयपुर आ चुका था। जयपुर आ जाने के बाद इसके मन में पता नहीं जयपुर आकर ही इसे ये सारी चीजें क्यों उठती थी, इसे यहाँ पर आकर ही क्यों पैसा चाहिए होता था। फिर जयपुर आते ही इसके मन में लालच उठ पड़ता। ये फिर संगीता को फोन करके कहता कि पैसे मंगवाओ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ, मुझे कैसे ना कैसे बस पैसों का जुगाड़ करना है। क्योंकि जिस व्यापारी के घर ये वहां पर काम किया करता था वहां पर सिर्फ ये ड्राइवरी का काम किया करता था, उनकी गाड़ियां वगैरह धो देना, जो उनकी मैडम थी उन्हें कहीं ले जाना हो, वापस घर छोड़ना हो, बाजार से कुछ सामान लेकर आना हो, ये सारे काम ये किया करता था। अब यहाँ जब लगातार संगीता से मार कुटाई हो रही थी तब संगीता के घर वाले भी लगातार बोल रहे थे तुम छोड़ो संदीप को और वापिस अपने घर आ जाओ, ये रिश्ता जहां तक भी जाएगा वो हम देख लेंगे। लेकिन संगीता जो थी वो किसी तरीके से फिर भी अपने मन को मार कर बैठी हुई थी। संदीप मुझे प्यार करता है, इतना क्या ही हो जाएगा, जो भी होगा मैं अपने आप सह लूंगी। 2023 की दिवाली की रात को संदीप ने संगीता को कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुम नेपाल से जयपुर आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी एक बहुत बढ़िया जॉब लगवा दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी भी अच्छी कमाई होगी, मेरी भी कमाई है और ठीक ठाक हमारा गुजारा बहुत अच्छा चलेगा और मेरा तुम्हारे बिना मन भी नहीं लगता है, इसीलिए तुम वापिस इंडिया आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं यहाँ पर एक रूम किराए पर ले लूंगा और हम यहीं पर रह लेंगे, यहीं पर अपनी घर गृहस्थी बना लेंगे। तो संगीता अपने पति संदीप को ये कहने लगी कि मैं इंडिया आकर क्या करूंगी, सिर्फ नौकरी के लिए, नौकरी तो मैं यहाँ भी कर लूंगी, वहां मेरा जानने पहचानने वाला है ही कौन, सिर्फ एक आप ही होगे, आप भी अपने काम पर चले जाओगे, मैं भी अपने काम पर गई, किस दिन नहीं गई तो मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ नेपाल में ही ठीक हूँ, मेरा घर परिवार के लोग हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो मैं यहाँ इंडिया नहीं आऊंगी। लगातार जब ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, ये संदीप यहाँ वापिस से नेपाल जाता है और संगीता को इंडिया आने के लिए राजी कर लेता है। यहाँ संगीता भी राजी हो जाती है और फिर ये दिवाली के बाद वापस इंडिया आ जाते हैं। आने के बाद ये जयपुर में रुकते हैं, इन्होंने कमरा किराए पर लिया, किराए पर कमरा लेने के बाद ये वहां पर रहने लगे और ये जो संदीप था वो अपनी जॉब तो कर ही रहा था, लेकिन इसी दौरान तारीख यहाँ पर आई 10 दिसंबर 2023। अचानक से यहाँ संगीता की तबीयत खराब हो चुकी थी, उसकी बहुत ज्यादा जैसे तबीयत खराब हुई, शरीर में वीकनेस आ चुकी थी, चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। तब इसी बीच संदीप जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसे दवाई वगैरह दिलाई, वो धीरे धीरे रिकवर भी करना शुरू कर रही थी। तारीख यहाँ पर दोबारा आई 13 दिसंबर 2023। अचानक यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो संगीता थी उसकी अचानक मौत हो जाती है। दरअसल 13 दिसंबर को ये संदीप जी भरकर शराब पीता है और उसी शराब पीने के दौरान ये संगीता को ये कहता है कि तुम इंडिया तो आ गई लेकिन तुम कुछ भी पैसे लेकर नहीं आई अपने परिवार वालों से, ना तो तुमने मुझे दहेज दिया और जब तुम इंडिया आ रही थी, जब तुम मेरे पास आ रही थी तो तुम्हें कुछ तो लेकर आना चाहिए था, तुम एकदम खाली हाथ आ गई, ये क्या मतलब होता है। ये जो इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा होने लगा था और ये जो संगीता थी ये गुस्से में आकर इस बार संगीता से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। वो पहले ही बीमार थी, थोड़ा बहुत रिकवर कर रही थी, दवाइयां वो ले रही थी, तो उसे भी गुस्सा आया। तो संदीप जो था उसकी बहन को लेकर वो ताना कस देती है, तुमने भी तो अपनी बहन को कुछ नहीं दिया, ये सारी तरीके से वो संदीप के ऊपर ताने मार रही थी। वो अब संगीता यहाँ पर अब संदीप की बहन को टारगेट बना रही थी, वो भी सिर्फ मुंह बोली में, बातों बातों में। संदीप को अब यहाँ पर यह लगा कि मेरी बीवी मेरे ही सामने जुबान चला रही है, उसे इतनी ही बात पर एकदम गुस्सा आया। शराब तो वो पहले ही पी कर बैठा हुआ था, उसे जैसे ही गुस्सा आया उसने अपनी पत्नी संगीता का गला पकड़ा और उसे लगातार दबाए रखा। एक तो संगीता की तबीयत पहले ही खराब थी, दवाइयां ले रही थी, ऊपर से उसका गला दबाया और एकदम उसकी सांस चलना ही बंद हो चुका था। और यहाँ देखा जाए तो संगीता मर चुकी थी, वो एकदम जमीन पर जब गिरी
रही, तब संदीप को थोड़ा सा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो मैंने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। और उसके बाद उसे कोई भी पछतावा नहीं था, उसे बस ये हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन कोई पछतावा नहीं। आराम से जैसे उसकी बीवी नीचे जमीन पर लेटी हुई है, उसके पास जाकर साइड में ही वो 2 घंटों तक लगातार अपनी पत्नी को मरे हुए देखता रहा। वो ये सोचने लगा, अब मैं यहाँ पर अपनी पत्नी से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर अब मैं पैसे कैसे मांगूंगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। इन सभी चीजों के बीच संदीप 2 घंटों तक लगातार जैसे ही बैठा रहा, वो सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके मालिक का अचानक यहाँ फोन आया कि सुबह हमें आगरा के लिए निकलना है, तो तुम आ जाना, गाड़ी यहाँ पर रेडी रहेगी, मुझे तुम आगरा छोड़ देना। जिसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आ जाऊंगा, आपको आगरा छोड़ दूंगा। और उस टाइम जैसे ही संदीप का फोन कटा, वो बड़े ही आराम से बेड पर सो गया। नीचे डेड बॉडी पड़ी है, वो भी उसकी पत्नी की, उसी ने ही मर्डर किया है और बड़े आराम से वो सो रहा है। कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं, फिर भी बड़े ही निश्चिंत से आराम से लेटा हुआ था। सुबह उठा, उठने के बाद वो पूरी प्लानिंग बना लेता है, घर को बाहर से बंद करता है, बाहर जाता है, इसके पास में एक ढाबा है, वहां पर जाकर बोलता है मेरी बीवी अपने घर में आराम से सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, आपको तो पता ही है, करीब इतने बजे के आसपास जब आपका नाश्ता वगैरह बन जाए तब आप मेरी बीवी को नाश्ता जरूर पहुंचा देना, उसे जगा देना। अब ढाबे वाले ने कहा, वो बिल्कुल उसे बहुत अच्छे से जानता था, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मेरा यहाँ नाश्ता बनेगा सबसे पहले मैं आपकी पत्नी को जगाकर उसे नाश्ता दे आऊंगा। और संदीप ने अपनी जेब में हाथ मारा, थोड़े से पैसे निकाले, उस ढाबे वाले को दे दिए। उसके बाद वो सीधा अपने मालिक के घर गया, वहां से गाड़ी उठाया, मैडम को उठाया और सीधा जयपुर से आगरा की तरफ चला गया। और इसी रास्ते में पूरी कहानी बना लेता है कि किस तरीके से मुझे पुलिस वालों से बचना है। अब इधर जब ढाबे वाला पहुंचा संदीप के घर, जो किराए का कमरा था छोटा सा, वहां पहुंचा, तब इसने दरवाजे को खटखटाया, आवाजें मारी कि मैडम दरवाजा खोलिए, लेकिन अंदर से कहां से कोई आवाज आएगी, वहां तो औरत पहले ही मरी पड़ी है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो जो बाहर का दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का मारा, टेबल वहां पर रखी हुई थी, वहां पर इसने नाश्ता रखा और वहां साथ में दूध रखा। नॉक किया उसने दरवाजे को, एक और दरवाजा था जो उनके कमरे की ओर जाता था, वो दरवाजा नहीं खोला। वापिस से ढाबे पर आया, उसे लगा कि आखिरकार इतने बार बुलाने के बावजूद भी कोई कैसे दरवाजा नहीं खोल सकता, चाहे कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो, आवाज लगाने पर, दरवाजा खटखटाने पर जरूर सामने वाला उठता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन यहाँ से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। ढाबे वाला अपने ही पड़ोस में गया और वहां पर बताने लगा कि ऐसे ऐसे मैं गया नाश्ता देने, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा खटखटाया था, आवाजें लगाई थी, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आई। अब ऐसे में ये लोग संगीता के लिए पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं कि अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है, शायद अंदर कोई अनहोनी हो गई है। इतनी देर तक लगातार पहले एक बंदा चिल्लाया, फिर दूसरी औरत आई उसने चिल्लाया, फिर कोई और आया उसने चिल्लाया, फिर पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस वालों ने जब उस दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे के अंदर एंटर हुए, सारे एकदम चौंक चुके थे। क्यों? क्योंकि संगीता अपने बेड पर बेसुध हालातों में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले जब आगे जाते हैं, संगीता को चेक किया गया, तब उन्होंने कहा भाई इसकी तो मौत हो चुकी है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, हर किसी को बताया गया। और इधर ढाबे वाला तुरंत संदीप को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ संगीता की मौत हो चुकी है। पूरी बात बताता है कैसे ऐसे मैं वहां पर गया, ये सब किया, 2-3 लोग और आए, उन्होंने दरवाजा खोला, फिर पुलिस वालों को बुलाया, उन्होंने ये कहा है कि भाई संगीता की मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। और तो उसी टाइम संदीप एकदम रोने लगा, फूट फूट कर फोन पर ही। तो पीछे जो मालकिन बैठी हुई थी उसकी गाड़ी में, उसने कहा कि संदीप क्या हो गया, तुम अचानक से रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से आराम से सुला कर आया था, उसने दवाई ली हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब फोन आया है कि मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है। पता नहीं, मैं तो सुबह अच्छा खासा छोड़ कर आया था, हमने साथ में चाय बिस्किट खाए थे और फिर मैंने सुला दिया था। अब संदीप तुरंत वहां से गाड़ी को घुमाता है, मालकिन साथ में बैठी हुई थी, उसने गाड़ी को घुमाया और वापस अपने घर पहुंचा, किराए के कमरे में। खूब वहां पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जो इधर संगीता के परिवार वालों को भी बुला लिया गया था, वो उसे जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटी तो मर चुकी है, और उनके सामने भी संदीप फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, किसी ने बहुत गलत किया, किससे मेरी बीवी की दुश्मनी थी, ये सारी चीजें लगातार बार बार पुलिस वालों के सामने बोल रहा था। तो पुलिस वालों को इस पर शक होने लगा कि इतना भी ज्यादा क्या ये बोल रहा है, 4 ही लाइनें इसने रट रखी है, बार बार उसी को बोले जा रहा है। पुलिस वालों को अब यहाँ संदीप के ऊपर ही शक जा रहा था। तब उसने बताया मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कौन इसका दुश्मन है, लेकिन किसी ने इसे मार दिया है। मैं तो अपनी बीवी के साथ चाय बिस्किट खाकर गया था, फिर मैं अपनी मालकिन के घर निकल गया, उन्हें रास्ते से भेजा, ये सारी चीजें
बस रटे जा रहा था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई संगीता की डेड बॉडी की, तब पता चला कि संगीता की मौत उसका दम घुटने की वजह से हुई है। और उसके गले पर निशान था, जो गले पर निशान था वो था एक डोरी का, जो हम आमतौर पर जैकेट डालते हैं और उसकी कैप होती है, कैप में जो एक धागा सा लटकाया हुआ होता है जिसे हम डोरी बोलते हैं, उस डोरी से संगीता के गले को दबाया गया था और उसी कारण संगीता का मर्डर कर दिया गया था। और इधर जब संगीता के परिवार वालों से पुलिस वालों ने पूछा कि भाई ये सब क्या, ये कैसे हो गया, संगीता का कोई दुश्मन, वो यहाँ पर क्या कर रही थी, उसका तो घर नेपाल में है, तब उसके परिवार वालों ने बताया कि ये जो संदीप है ये हमसे पैसे मांगा करता था, संगीता को बार बार मारना, उसे टॉर्चर करना, 2-2 3-3 घंटों तक मारे बिना रुकना नहीं, ये सारी चीजें कर रहा था। और हमें भी फोन करके कहता था कि आप लोगों ने दहेज में कुछ नहीं दिया, मुझे पैसे दो, मुझे फर्नीचर दो, मुझे फ्रिज दो, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें ये जयपुर में आकर ही बोला करता था। लेकिन जब ये वापस से नेपाल जाता था तो संगीता को तो वहां पिटना शुरू हो जाता था, लगातार उसे मारता रहता था। और जब ये सारी बात पुलिस वालों को संगीता के परिवार वालों ने बताई, तब पुलिस वालों ने उसे आड़े हाथों लिया संदीप को और उससे डिटेल में पूछा। तब उसने कहा, जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मार डाला। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। मैंने उसे इंडिया बुलाया था कि मैं उसकी जॉब यहाँ लगवाऊंगा, अच्छी खासी कमाई होगी, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन संगीता यहाँ पर खाली हाथ आ गई, मेरे लिए कुछ भी रुपए लेकर नहीं आई। तो इसी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने शराब पी रखी थी और मैंने उसका गला दबा दिया और उसे वहीं पर मार डाला। लेकिन मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है। साथ में संदीप इतनी बात भी बोला कि मुझे उस चीज का कोई पछतावा नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं थी। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि भाई तुम्हारी तो ये लव मैरिज थी, तुमने ही संगीता को पसंद किया था, ऐसा संगीता के माँ बाप ने कहा, तो फिर तुमने क्यों मार डाला? संदीप यहाँ पर दोबारा बोला, जी हाँ, मैंने प्यार किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे पैसा भी तो चाहिए था। मुझे लगा था कि संगीता अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई। और जब इंडिया आई तब भी खाली हाथ आई, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने संगीता का मर्डर कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। सिर्फ दहेज पैसों के चक्कर में अपनी ही बीवी को मार दिया, जिससे कि लव मैरिज की थी। आप बताइए, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी स्टोरी को कहीं सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @Pookie6 को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।